हेलो दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका वापस से जीएस विद अजय में। तो दोस्तों जो है अब हमारी जो सीरीज चल रही थी मध्य प्रदेश का इतिहास, उसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी ये 11वीं क्लास है। इसमें हम तोमर वंश और बाकी जो कुछ छोटे वंश हैं उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं बिना देर किए। प्लीज वही बात कि आप सब्सक्राइब करें और इसे अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, तो पहला वंश है दोस्तों, छोटा सा वंश है, गुहिल वंश। इसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी तो मिलती नहीं है इतिहास में, परंतु 1000 से लेकर 1050 ईस्वी तक जो है गुहिल वंश का शासन माना जाता है, मतलब मात्र 50 साल। और किस क्षेत्र में, तो ये जो मंदसौर क्षेत्र है, मंदसौर वाले इलाके में ही गुहिल वंश का शासन माना जाता है। जीर्ण जीर्ण मतलब मंदसौर के 2-3 नाम है प्राचीन, उसमें से एक है जीर्ण। उसके एक अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि जो मंदसौर में गुहिल वंश का शासन था, विग्रहपाल इसका पहला ज्ञात शासक था। क्या नाम था? विग्रहपाल। ठीक है, तो इसके बारे में पूछेंगे, इतनी सी जानकारी हमें मिली है केवल। तो गुहिल वंश 50 वर्षों तक शासन था केवल, और विग्रहपाल इसका पहला ज्ञात शासक माना जाता है, जिनका शासन मंदसौर के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यादव वंश। तो यादव मुख्य रूप से दोस्तों ये जो दक्षिण वाला इलाका है, दक्षिण भारत का इलाका, उसी क्षेत्र में था। दक्षिण में जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, वहीं पर यादवों का वंश था 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य। और दोस्तों इनका जो क्षेत्र था, इनका जो शासन था, वह देवगिरी कहलाता था, देवगिरी के यादव वंश। ठीक है, कौन सा? देवगिरी। तो देवगिरी जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है, उसके आसपास का क्षेत्र है ये देवगिरी यादव वंश। और इन्होंने अपने जो साम्राज्य का विस्तार महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में किया 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, मतलब कि औरंगाबाद के आसपास वाला क्षेत्र देवगिरी। देवगिरी के यादव वंश के महान 3 शासक रहे हैं। एक तो रहा भिल्लम, एक जेतुगी और एक और है सिंघण। ठीक है, सिंघण। ये 3 मुख्य जो शासक रहे, यही यादवों के शासन में रहे। परंतु दोस्तों यादवों का मालवा पर कोई ज्यादा अधिकार तो नहीं रहा, पर हाँ कुछ क्षेत्रों जैसे बालाघाट वाला जो क्षेत्र है, वो यादवों के बारे में प्रमाण देता है कि यादवों का शासन यहां तक भी फैला हुआ था। मध्य प्रदेश के बालाघाट और बाकी जो दक्षिण के जिले हैं, वहां तक भी फैला हुआ माना जाता है। कई आक्रमण भी किए यादवों ने मालवा पर, परंतु परमारों ने इनके जो आक्रमण है वो असफल भी बना दिए, और कई बार परमारों को हानि भी हुई, उनकी पराजय भी हुई। ठीक है, यादव और परमारों के मध्य बालाघाट का एक अभिलेख मिलता है, जो हमें सिंघण का साम्राज्य बालाघाट तक फैला हुआ बताता है। किसका? सिंघण। तो ये बिल्लम, जेतुगी, सिंघण, ये जो शासक रहे दोस्तों, ये कहाँ के थे? ये मुख्य रूप से देवगिरी के थे। और देवगिरी में किसका शासन? तो यादव वंश का शासन रहा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यादवों के चतुर्थ शासक थे कौन? कृष्ण। और 5वें नंबर थे महादेव। इन्होंने भी मालवा पर आक्रमण किया। लेकिन जो दोस्तों देवगिरी का शासन जिसके हाथ में था, जिसे एक रामचंद्र रॉय थे, या इन्हें राय रायन कहा जाता था, यही काफी फेमस हुए। जो रामचंद्र रॉय थे दोस्तों, और इनका पुत्र था कौन? सिंघण। इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दिल्ली पर, पता ही आपको, खिलजी शासन था। और उसमें महान शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, क्रूर और महान शासक। ठीक है, बताइए अलाउद्दीन के बारे में तो आपको कि बाजार व्यवस्था और मंडी व्यवस्था, भूमि पैमाइश और बाकी अन्य प्रशासनिक कार्य जो हैं, वो उन्नत अवस्था में थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने सेनापतियों, और एक था मलिक काफूर, उसको देवगिरी पर हमला करने के लिए भी भेजा। और जब देवगिरी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन ने भेजा अपने सेनापति को, तो वहां का शासक कौन था? रामचंद्र रॉय। और उसका पुत्र कौन था? सिंघण, जो एक राजकुमार था। इन दोनों को अलाउद्दीन ने हराया, अर्थात अलाउद्दीन के सेनापतियों ने हराया, इनकी पराजय हुई। और देवगिरी को बाद में, फिर रामचंद्र के रॉय के समय नहीं, परंतु इसके बाद में
दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक है, तो शुरुआत में जो पहला आक्रमण हुआ था देवगिरी पर, तो उसमें तो केवल इनको पराजित किया और इनको इनको जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन बना लिया, सिंघन और रामचंद्र रॉय को। परंतु दोस्तों बाद में जब दूसरी बार आक्रमण किया गया तो इनका जो देवगिरी है उसका पूरा शासन ही दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब आता है कच्छ घाट वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? कच्छ घाट। तो कच्छ घाट वंश की 3 शाखाएं थी। वैसे मुख्य रूप से जो कच्छ घाट वंश है दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश है उसका जो उत्तरी भाग है, कहां पर दोस्तों? तो जो चंबल वाला क्षेत्र है और जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, तो चंबल और ग्वालियर जो संभाग है उस क्षेत्र में स्थित है। अर्थात श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, राजगढ़, जो ये क्षेत्र हैं, गुना वगैरह, ये सब कच्छ घाट वंश के अंतर्गत आते थे। इनकी भी 3 शाखाएं थी दोस्तों, ग्वालियर, दूकुंड और एक है नरवर। खैर ग्वालियर के पास का ही क्षेत्र है दूकुंड, और नरवर भी, नरवर जो शिवपुरी है वो भी ग्वालियर के नजदीक है। तो तीनों ही क्षेत्र 3 शाखाओं में बटा हुआ था, छोटे छोटे क्षेत्रों में, मतलब बहुत छोटा वंश था कच्छ घाट वंश। अब इंपोर्टेंट क्या है इसमें से? तो इंपोर्टेंट ये है दोस्तों, जो कच्छ घाट वंश है उनका शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? तो वो उत्तरी भाग में था। और साथ ही जो है कौन सा जिला या कौन से संभाग वाले क्षेत्र? तो ग्वालियर वाला क्षेत्र था। ग्वालियर के पास में ही ये देवकुंड और नरवर, तो तीनों ही एक दूसरे से सटे हुए राज्य थे और तीनों ही कच्छ घाट वंश के ही थे। ठीक है, परंतु इनकी 3 शाखाएं निर्मित हो गई। बढ़ते हैं आगे। पहली शाखा है ग्वालियर। ग्वालियर के जो सास बहू के मंदिर के 2 प्रस्तर हैं, प्रस्तर मतलब पत्थर पर जो अभिलेख है वो, तथा एक तीसरा खंड है अभिलेख। इन इस पर हमें जो कच्छ घाट वंश की उपलब्धियों के बारे में और इनकी वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है कि जो है ग्वालियर में किसका शासनकाल रहा है। तो किसका रहा है? वह रहा है दोस्तों कच्छ घाट वंश का। इस वंश के प्रथम नरेश हैं कौन? लक्ष्मण। और उनके फिर उत्तराधिकारी बने कौन? वज्रदामन ने कन्नौज नरेश को पराजित कर ग्वालियर राज्य में स्थापित किया था। जो ग्वालियर में जो कच्छ घाट वंश की स्थापना कब की गई? तो जो प्रथम नरेश था लक्ष्मण, उसका उत्तराधिकारी अर्थात उसका जो पुत्र था वज्रदामन, उसने कन्नौज के राजा को हराया और ग्वालियर को स्वतंत्र कर लिया और अपने वंश की स्थापना करी। वज्रदामन का उत्तराधिकारी कौन बना? मंगलराज। और मंगलराज का बना कीर्तिराज। ठीक है, सन 1021 में ग्वालियर पर महमूद गजनी जो था उसने आक्रमण किया। बताइए आपको, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, उसमें से एक आक्रमण कहां पर था? ग्वालियर पर भी था। उस समय यहां का शासक कौन था ग्वालियर पर? कीर्तिराज। कीर्तिराज यहां का शासक था और इसने आत्मसमर्पण कर दिया। देखो कितना डरपोक राजा था, इसने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए। कीर्तिराज के पश्चात क्रमशः मूलदेव, महिपाल, भुवनपाल तथा मधुसूदन आदि जो है शासक रहे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देवकुंड शाखा थी अगली, और ये भी मैंने बताया आपको ग्वालियर के पास में ही था, 36 मील दूर है ग्वालियर से देवकुंड, और इसका प्राचीन नाम है चंडोब राज्य था। देवकुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस वंश में अर्जुन, उसका पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र विजयपाल तथा विजयपाल का पुत्र विक्रम सिंह आदि राजा हुए। खैर ये आपसे यहां से नहीं पूछेंगे, केवल आपसे पूछ सकते हैं कि जो देवकुंड शाखा है वह किस वंश से संबंधित है? तो वह थी कच्छ घाट वंश से। ठीक है, बाकी कोई हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। और अगला आता है नरवर शाखा। नरवर पता ही आपको, शिवपुरी का पुराना नाम है नरवर। और कच्छप जो घाट राजवंश है वह नरवर अर्थात नलपुर, जिसे हम कहते हैं वर्तमान में शिवपुरी वाला क्षेत्र, वहीं पर यह शाखा का शासन था। नरवर से हमें बहुत सारे ताम्रपत्र मिलते हैं और उन ताम्रपत्रों में गगन सिंह, शरद सिंह, वीर सिंह नरेश के राज करने का जो है पता लगता है कि इन्होंने नरवर पर शासन किया था। तो जो बहुत बड़ी जानकारी तो हमें इसमें मिलती नहीं है, केवल जो है वो ग्वालियर वाली शाखा है उसी से हमें जानकारी मिलती है ज्यादा, कि उन्होंने कन्नौज के राजा को भी हराया और महमूद गजनवी ने वहां पर आक्रमण भी किया। तो इंपोर्टेंट तो वो वाली है, बाकी आप ये भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला आता है तोमर वंश। तो तोमर वंश का जो शासन था दोस्तों वह 1300 से 94 ईस्वी से लेकर तो 1526 ईस्वी तक, अर्थात आपको पता हो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है
उनके समय तक तोमरों का राज रहा। और जो तोमर थे मुख्य रूप से जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है वहां पर इनका शासन था। लेकिन तोमरों का जो मूल स्थान है वह तमरघर, तमरघर किसे कहा गया? मुरैना क्षेत्र को। मुरैना से इनका जो है मूल स्थान माना जाता है। इनके प्रारंभिक राजा थे देवरमन वीर सिंह देव। और ग्वालियर में तोमर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वीर सिंह देव। वीर सिंह देव को ग्वालियर में तोमर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। और इन्होंने अपनी सत्ता जो है कहां पर स्थापित की? ग्वालियर के पास में। और तोमर वंश किस शासन के अंतर्गत था? तो दिल्ली में जब सल्तनत काल चल रहा था, जब तुगलकों का, लोधियों का, खिलजियों का, गुलामों का, इनका शासन जब चल रहा था, उसी समय ग्वालियर में जो था तोमर वंश स्थापित हुआ था। दिल्ली सल्तनत के द्वारा गोपालचलगढ़ का प्रशासन या प्रशासक नियुक्त किया गया। किसे? वीर सिंह देव को। आगे चल करके वीर सिंह देव ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और इन्होंने, वीर सिंह देव ने खुद के नाम से वीर सिंह और लोक नामक बहुत सारी रचनाएं लिखी। मतलब ये साहित्य में रुचि रखते थे वीर सिंह देव। अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र भी घोषित कर दिया आगे चल करके। परंतु जब शुरुआत में जो दिल्ली सल्तनत थी, उन्होंने गोपालचलगढ़ अर्थात ग्वालियर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? वीर सिंह देव को किया। बढ़ते हैं आगे। वीर देव या वीर सिंह देव तेजोरतम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक शाह, जो ये शासक था दिल्ली सल्तनत पर, ने वीर सिंह देव के विरुद्ध वजीर जो था मल्लुक इकबाल खान, इसको भेजा युद्ध करने के लिए वीर सिंह देव के खिलाफ। किंतु उसके पूर्व ही वीर सिंह देव का क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। जब ये आक्रमण करने गया, किसके विरुद्ध गया? वीर सिंह देव के विरुद्ध। उससे पहले ही जब ये पहुंचा वहां, तो उससे पहले ही वीर सिंह देव की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। परंतु इसका जो पुत्र था वीरदेव, जो वीर सिंह देव था, वीर सिंह देव, उसका जो पुत्र आया वीरदेव ने बहादुर से मल्लुक को रोका, मल्लुक का क्या किया? सामना किया। अगला आता है बुंगेर बुगरेंद्र सिंह जैन धर्म के एक अनुयायी थे। उनको भी वीरदेव ने अर्थात वीर सिंह देव ने अपने दरबार में संरक्षण दिया, मतलब कि जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अगले आते कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह इब्राहिम लोदी ने गढ़ कुंडार के एक शासक मलखान सिंह की सहायता से कीर्ति सिंह पर दबाव बोला। इब्राहिम लोदी ने, दिल्ली का शासक था ना इब्राहिम लोदी, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। पता है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ही लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया? ग्वालियर पर हमला किया। किसकी मदद से? जो गढ़ कुंठार का शासक था मलखान सिंह, उसकी मदद से कीर्ति सिंह के विरुद्ध, जो कि ग्वालियर का तोमर वंश का शासक था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अलाउद्दीन द्वारा कुतुब शाह अर्थात गोलकुंडा से प्राप्त जो कोहिनूर हीरा, तो अलाउद्दीन जो था उसको कुतुब शाह से गोलकुंडा जो था, गोलकुंडा का शासक, गोलकुंडा है पता ही आपको? गोलकुंडा, गोलकुंडा कहां पर है? तो तेलंगाना के आसपास वाला जो इलाका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके जो पास पास का क्षेत्र है, ठीक है, वहां से कोहिनूर हीरा मिला। और कोहिनूर हीरा किसको मिला? तो कुतुब शाह ने किसे प्रदान किया था? अलाउद्दीन को। ठीक है, जो तोमर वंश के पास, और बाद में किसके पास आ गया? तोमर वंश के पास आ गया। और उसके बाद जब नादिर शाह ने आक्रमण करा था दिल्ली पर 1739 में, तो वही कोहिनूर हीरा कहां पहुंच गया था? नादिर शाह के पास पहुंच गया, अर्थात अफगानिस्तान चला गया था। बाद में शाह सुजा ने, जो शाह सुजा एक शासक था, उसने यही कोहिनूर हीरा किसे दिया? तो रणजीत सिंह, रणजीत सिंह जो पंजाब वाले क्षेत्र के राजा थे, पता ही आपको, उनको प्राप्त हुआ। और बाद में अंग्रेजों ने, क्योंकि रणजीत सिंह के वंशज थे कौन? दिलीप सिंह, दिलीप सिंह के माध्यम से अंग्रेजों के पास पहुंच गया। और वर्तमान में ब्रिटेन में आज भी ये है ना कोहिनूर हीरा, हमारा जो कोहिनूर हीरा भारत का है, वो कहां पर है? अंग्रेजों के पास है, ब्रिटेन में आज भी रखा हुआ है। 1849 में प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को। परंतु शुरुआत में किसके पास था? एक कुतुब शाह के पास था, जो कोलकुंडा की खान से मिला था। इन्होंने भेंट किया अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन के बाद इनके वंशजों से मुगलों को गया, मुगलों से कहां चला गया? नादिर शाह के पास, और नादिर शाह से शाह सुजा के पास, और शाह सुजा के माध्यम से कहां चला गया? रणजीत सिंह के पास। और रणजीत सिंह के बाद उनका जो बाद में वंशज हुआ दिलीप सिंह, उसके पास पहुंचा। और दिलीप सिंह के से किसने ले लिया? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इसे एक लंबी कहानी हुई। अगला कल्याणमल। कल्याणमल भूप मुनि, इसने सुमेल चित्त की रचना करी थी, जो किसके दरबार में थे?
वो इन्हीं के दरबार में थे, तोमर वंशों के दरबार में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगले आते हैं, बहुत फेमस शासक रहे मानसिंह। तो मानसिंह जो थे दोस्तों, इनकी जानकारी हमें रोहिता रोहितासगढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। 1486 से लेकर 1516 में 16 तक सॉरी इनका शासन रहा। दिल्ली पर उस समय लोदियों का शासन था। उसी समय मानसिंह ग्वालियर में अपना शासन स्थापित करके बैठे हुए थे। और महान शासक है मानसिंह, आपको पता ही है। इन्होंने साहित्य और संगीत के क्षेत्र में अपना अपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे महान शासक माने जाते हैं तोमरों में मानसिंह, राजा मानसिंह। ठीक है, राजा मानसिंह ने अपने किले के भीतर अर्थात जो ग्वालियर है वहां पर मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण करवाया। ठीक है, किसका महल? गुजरी महल और मानसिंह महल। कहां पर? ग्वालियर में करवाया। एक गुजरी महल धार में भी है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और एक और कहां पर है? ग्वालियर में, जिसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था। इन्होंने अनेक झीलों का निर्माण करवाया। झील मतलब झील बनवाई, कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया ग्वालियर में। क्यों करवाया दोस्तों? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पेयजल की सुविधा के लिए और जल के संरक्षण के लिए। ऐसे बहुत सारे कामों के लिए मानसिंह ने झीलों का निर्माण करवाया। ये संगीत प्रेमी थे। और एक और साथ संगीत प्रेमी जो मानसिंह थे, संगीत प्रेमी थे, संगीत का ये खुद संगीतकार थे। और इन्होंने संगीत के ऊपर अपनी एक ग्रंथ लिखा, मान कौतूहल। क्या नाम है उसका? मान कौतूहल। और अपनी जो प्रियसी थी, प्रेमिका, उनका नाम था क्या? मृगनयनी। मृगनयनी के लिए ही इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। और इस प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है वो वृंदालाल जो शर्मा हैं, वर्मा सॉरी, वृंदालाल वर्मा, इन्होंने अपने उपन्यास मृगनयनी में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में मानसिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर हमला किया था तोमरों के समय। और इन्होंने, जो मैंने बताया था ना आपको, गढ़ कुंडार का एक राजा था, उसकी सहायता से मानसिंह के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था और मानसिंह को यहाँ पर पराजित हासिल हुई। अगले शासक आते हैं विक्रमादित्य। 1517 से लेकर, या 1517 से लेकर 1526 तक, थोड़ा गलत हो गया है, 1526 कर लें आप आगे इसको। मानसिंह के इस पुत्र ने इब्राहिम लोदी की तरफ से बाबर के विरुद्ध पानीपत में भाग लिया था, विक्रमादित्य ने, और बाद में मारा भी गया है जो विक्रमादित्य था। ग्वालियर दुर्ग में विक्रम मंदिर, स्वयं के लिए महल बनवाया, जिसको बाद में विक्रम मंदिर कहा गया। तो विक्रमादित्य मानसिंह का पुत्र था और मानसिंह को पता है इब्राहिम लोदी ने ही मारा था युद्ध में, लेकिन इसका पुत्र मूर्ख था और इसने इब्राहिम लोदी की सहायता प्रदान करी, उल्टा अपने बाप की मृत्यु हो जाने के बाद भी बाबर के खिलाफ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा तोमर वंश खत्म हुआ दोस्तों। ये आपको पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल जीएस विद अजय जो है उसमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो चैनल का नाम है अगर वही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना हम डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराते ही हैं, तो आप वहां उसके माध्यम से आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल तक और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं जल्दी ही। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा।